हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। वहाँ पे हमने एल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में क्या क्या ट्रेंड होता है पीरियोडिक टेबल में, वो हमने डिस्कस किया था। इसके बाद अभी हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। अब एल्कली मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं कि एल्कली मेटल्स की केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है, किस तरह से होती है। तो जब हम बात करते हैं एल्कली मेटल्स की केमिकल रिएक्शंस की, तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर एल्कली मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वो काफ़ी हाई होती है। अब हाई रिएक्टिविटी क्यों होती है? क्योंकि रिएक्टिविटी यहाँ पे एल्कली मेटल के लिए दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज और दूसरा है लो आयोनाइजेशन एनर्जी। जो एटॉमिक साइज है एल्कली मेटल्स का वो काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि पीरियड में जो भी हमारा मतलब पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट साइड में होती है, फर्स्ट ग्रुप में, इसीलिए इनका साइज काफ़ी बड़ा होता है। और साइज बड़ा होने की वजह से इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो काफ़ी लो होती है। हमें पता है जितना बड़ा एटम का साइज होगा न्यूक्लियस से डिस्टेंस उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी और जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो काफ़ी लो होगी। और लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो ये एलिमेंट ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन को जब लूज करेंगे तो ये एटम आयंस में कन्वर्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसी वजह से केमिकल जो भी एल्कली मेटल्स होती है इनकी केमिकल रिएक्टिविटी काफ़ी हाई होती है। और केमिकल रिएक्टिविटी का जब हम ट्रेंड देखते हैं तो टॉप से बॉटम जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो डाउन द ग्रुप जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो ये रीज़न है हाई केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स का। तो इसके बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले है रिएक्टिविटी विद एयर। अब एयर से आप क्या समझते हैं? एयर क्या है? एयर मिक्सचर ऑफ गैसेज है। एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, वाटर मॉइस्चर होता है, वाटर वेपर होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। तो इस तरह से मेजरली ये कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं एयर में। तो जब भी एल्कली मेटल्स एयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो जब भी एल्कली मेटल एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो टार्निश्ड हो जाते हैं। टार्निश्ड होने का मतलब इनके सरफेस के ऊपर एक लेयर बन जाती है, और वो लेयर किसकी होती है? इनके खुद के ऑक्साइड की। कि एल्कली मेटल है उसको हमने एयर में रख दिया तो एल्कली मेटल का जो भी सरफेस एयर से एक्सपोज होगा, एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, उस सरफेस के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। उस एल्कली मेटल के ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी, एयर के अंदर उसकी ऑक्सीडेशन होगी और उसके सरफेस पे उसी मेटल के ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी। उसको बोलते हैं टार्निश्ड होना, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये एक लेयर बन जाती है, और ये जो ऑक्साइड की लेयर होती है ये मॉइस्चर के साथ जब रिएक्शन करती है तो क्या बन जाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि जो भी हमारी एल्कली मेटल होती है, जो एल्कली मेटल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं कि ये सोडियम है। जब ये एयर के कांटेक्ट में आएगी तो एयर के अंदर ये इस तरह से ऑक्सीजन होगी, इसके साथ रिएक्शन करके ये ऑक्साइड बना लेगी। और ये जो ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा मॉइस्चर के साथ, ये कहाँ से आया है? मॉइस्चर से। ये वाटर मॉइस्चर की फॉर्म में प्रेजेंट है एयर में, तो इससे बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। इसको अभी मैंने बैलेंस नहीं किया है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये सोडियम कार्बोनेट में फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा। बैलेंस अभी मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा हूँ, चलो कर देते हैं बैलेंस यहाँ पे। तो ये Na2CO3 और H2O बन गया, और यहाँ पे जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा? ये 2NaOH बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन होती है एयर के अंदर। जब एल्कली मेटल्स एयर के कांटेक्ट में आती हैं तो इस तरह से केमिकल रिएक्शंस होती है। तो ये तो हमने देख लिया अभी एयर के साथ क्या रिएक्शन होती है एल्कली मेटल्स की। अभी हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि अगर हम
अभी एयर के अंदर तो ये वाटर के साथ भी रिएक्शन हो रही है, CO2 के साथ भी हो रही है, ऑक्सीजन के साथ भी हो रही है। एयर का मतलब तो एयर में ये सभी चीजें प्रेजेंट है। लेकिन अब हम अलग से अगर रिएक्शन करवाएं, अब डायरेक्ट एयर के साथ नहीं करवा रहे, अलग से करवा रहे हैं। अगर हम रिएक्शन करवाएं एल्कली मेटल की ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, तो एल्कली मेटल क्या बनाएंगे? ऑक्साइड बनाएंगे। तो एल्कली मेटल क्या बनाएंगे? ऑक्साइड। अब एल्कली मेटल में सभी एल्कली मेटल ऑक्साइड नहीं बनाती हैं। कुछ एल्कली मेटल जैसे फॉर एग्जांपल जो लिथियम होता है वो तो क्या बनाती है? मोनो ऑक्साइड। लिथियम क्या बनाती है? मोनो ऑक्साइड, Li2O। ठीक है, ये मोनोऑक्साइड बनाएगी। और सोडियम क्या बनाएगा? सोडियम पेरोक्साइड बनाएगा, Na2O2। और जो रेस्ट ऑफ द मेटल्स है, लिथियम, सोडियम, बच क्या गया? पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम, ये बनाते हैं सुपर ऑक्साइड्स। अब ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं? देखो, ऑक्साइड के अंदर होता है O नेगेटिव, ये तो होता है हमारा ऑक्साइड। और पेरोक्साइड की बात करें, O2 2 नेगेटिव, इसमें इस तरह से बॉन्ड होता है, ये पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, ये पेरोक्साइड है। और सुपर ऑक्साइड के अंदर क्या होता है? O2 नेगेटिव होता है, O2 नेगेटिव। तो ये क्या होता है? सुपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे अभी हमने क्या देखा है कि जो लिथियम होती है वो तो नॉर्मल ऑक्साइड बनाती है, सोडियम पेरोक्साइड बनाते हैं, और बचे हुए पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो लिथियम है उसका साइज काफ़ी छोटा है। लिथियम सबसे टॉप में आता है ग्रुप के अंदर, और टॉप वाले जो भी एलिमेंट होते हैं उनका साइज छोटा होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो लिथियम का साइज छोटा होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीजन को होल्ड करके रख सकता है। ये सिर्फ एक ही ऑक्सीजन को होल्ड करके रख सकता है। लेकिन जब हम नीचे जाते हैं तो एटम का साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। अब वो एक से ज़्यादा ऑक्सीजन को भी होल्ड कर सकते हैं, इसीलिए सोडियम पेरोक्साइड बनाता है। इन एटम्स का साइज और बड़ा होता है, तो ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो साइज के ऊपर डिपेंड करती हैं ये सभी चीज़ें। तो इसके बाद अभी हम देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है। ये लिथियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, लिथियम ऑक्साइड बना। सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, ये सोडियम पेरोक्साइड बना है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो भी रेस्ट ऑफ द मेटल बच गई, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सुपर ऑक्साइड बनाया है इन्होंने। तो इस तरह से जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है एल्कली मेटल की, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स बनते हैं, मोनोऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड। अब अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करें कि इनमें स्टेबल कौन से होते हैं, तो जो ऑक्साइड्स होते हैं इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पेरोक्साइड्स, और इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सुपर ऑक्साइड्स। तो ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि जितनी भी ये ऑक्साइड्स होते हैं, सुपर ऑक्साइड होते हैं, पेरोक्साइड होते हैं, इन सभी के अंदर जो मेटल एटम होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितनी होगी? +1। ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की हमेशा क्या होगी? +1 होगी। तो ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे ये है पोटासियम सुपर ऑक्साइड है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये इसका पोटासियम की ऑक्सीडेशन स्टेट ये X मान ली, 2 ऑक्सीजन है, एक की -2 है, सॉरी ये 2 ऑक्सीजन है, एक की -2 होती है, तो प्लस में 2 × -2 = 0, और यहाँ से ये निकाल देते हैं +4, जो कि गलत है। ये एक्चुअल में किस तरह से होता है? K+O2-। तो यहाँ पे पोटासियम की दिखाई दे रही है कितनी है? +1 है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जितने चाहे ऑक्साइड हो, सुपर ऑक्साइड हो, मोनोऑक्साइड हो या पेरोक्साइड हो, सभी के अंदर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एल्कली मेटल्स की। तो हमने एयर के साथ रिएक्शन देख ली। एयर के अंदर जब ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है तो क्या रिएक्शन होती है। अलग से अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन बच गया, नाइट्रोजन के साथ देखते हैं। तो एल्कली मेटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिथियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है। बाकी जो भी एलिमेंट हैं वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, लिथियम का साइज काफ़ी स्मॉल होता है, इसकी पोलराइजिंग पावर काफ़ी हाई होती है,
इसी वजह से ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है। तो लिथियम जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे बनता है लिथियम नाइट्राइड। तो लिथियम नाइट्राइड में क्या होता है, लिथियम नाइट्राइड आयन क्या होते हैं, N-3 आयन को बोलते हैं नाइट्राइड आयन। दिस इज नाइट्राइड आयन। तो इस तरह से ये लिथियम रिएक्शन करता है नाइट्रोजन के साथ, ये लिथियम नाइट्राइड बन गया। तो हमने नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन देख ली कि सिर्फ और सिर्फ लिथियम रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ, बाकी एलिमेंट नहीं करते हैं। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि जो भी एल्कली मेटल होती है उनकी रिएक्टिविटी काफ़ी हाई होती है। एयर के साथ रिएक्शन करवाएं या फिर वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो इनके साथ एल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी काफ़ी हाई होती है। अगर वो किसी तरह से अगर एयर के कांटेक्ट में आ गए तो इतना स्ट्रांगली रिएक्शन करेंगे कि एक्सप्लोजन हो सकता है और वहाँ पे आग लग सकती है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को रोकने के लिए, इस कॉन्टैक्ट को ख़त्म करने के लिए जो भी एल्कली मेटल्स होती है उनको केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं ताकि वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में या एयर के कांटेक्ट में डायरेक्टली नहीं आए। इसके बाद अभी हम देखते हैं रिएक्टिविटी विद वाटर। तो जो भी एल्कली मेटल होती है वो वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगी तो एल्कली मेटल और वाटर की रिएक्शन से बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड। तो और साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कि जैसे ये कोई एल्कली मेटल है, ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रही है तो यहाँ पे क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से होता है मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसा कि ये वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो ये डिसोसिएटेड फॉर्म में दिखाए जाते हैं। तो ये M पॉजिटिव और ये 2 हाइड्रोक्साइड आयन और 2 ये मेटल आयन। एक्चुअल में तो ये इस तरह से होंगे, इस तरह से इनके बीच में ये बॉन्ड होगा, लेकिन जब ये वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो ये ब्रेक हो जाएंगे। जैसे NaCl हो जाता है Na और Cl में। और साथ में यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज और क्या ध्यान रखनी है कि जब वाटर के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं एल्कली मेटल्स की, तो क्या हो रहा है कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो वाटर के साथ रिएक्शन करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती हुई जाएगी। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप। तो जो लिथियम है वो तो वाटर के साथ लेस विगरसली रिएक्शन करता है कि अगर लिथियम की वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन लेस विगरस होगी, स्लो होगी। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे वाले एलिमेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन काफ़ी वायलेंट होती है, तो उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये हमें देखना है कि जो लोअर वाले एलिमेंट होते हैं वो बड़े ही एक्सप्लोसिवली तरीके से रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, काफ़ी वायलेंट रिएक्शन होती है उनकी। लेकिन लिथियम की जो रिएक्शन होती है वो लेस विगरस होती है, स्लो होती है। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि जो एल्कली मेटल है वो ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वाटर के साथ रिएक्शन करती है। जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो वाटर का जो मतलब इसके बाद अभी हम देखते हैं कि एल्कली मेटल वाटर के अलावा कोई और अगर प्रोटॉन डोनर है, जैसे कि अल्कोहल हो गया, अमोनिया हो गया या एल्काइन हो गया, तो उनके साथ भी ये रिएक्शन करती हैं। उनका जो प्रोटॉन होता है, एसिडिक प्रोटॉन होता है, उनकी वजह से ये रिएक्शन होती है। तो एल्कली मेटल प्रोटॉन डोनर जो भी कंपाउंड्स होते हैं, अल्कोहल, अमोनिया, एल्काइन या कोई दूसरा एसिड, उनके साथ ये रिएक्शन करती है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। जैसा कि हमने लोअर क्लासेज में पढ़ा है कि अगर कोई सब्सटेंस एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है तो उस सब्सटेंस को एसिड कहते हैं। ये हमने लोअर क्लासेज में पढ़ा है। तो जो एल्कली मेटल होती है वो किसी भी प्रोटॉन डोनर सब जो भी स्पीसीज होती है जो प्रोटॉन दे सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड। तो अल्कोहल, अमोनिया, एल्काइन एक्सेट्रा, इनके साथ अगर एल्कली मेटल रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे ये हमारे पास अल्कोहल है और ये कोई एल्कली मेटल है, जब ये रिएक्शन करेगी तो इस तरह से मेटल एल्कोक्साइड बनेगा। अब यहाँ पे समझाने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे
ये CH3OH ले लिया है और इस मेटल की जगह हमने क्या ले लिया है, सोडियम मेटल ले लिए यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3O नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव। तो ये सोडियम मिथॉक्साइड बन गया। ये नेमिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। तो दिस वन इज कॉल्ड सोडियम मिथॉक्साइड। और साथ में ये ध्यान रखना है हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब कोई एल्काइन है, ये क्या है, प्रोपाइन है। ये दिस वन इज प्रोपाइन। ये मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी हमने ये सोडियम मेटल ली है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ट्रिपल बॉन्ड के साथ एल्काइन का ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये ईजिली प्रोटॉन की फॉर्म में निकल जाता है। तो जब ये रिएक्शन करता है तो यहाँ पे ये बनता है, इसको बोलते हैं मेटल एसिटेलाइड। अब यहाँ पे मेटल कौन सी है, सोडियम, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसिटेलाइड। ठीक है, साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी निकलेगी। जब भी कोई प्रोटॉन डोनर रिएक्शन करेगा एल्कली मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस वहाँ पे जरूर रिलीज होगी। अब अमोनिया की रिएक्शन करवा रहे हैं अगर हम मेटल के साथ, फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम है हमारे पास, तो सोडियम के साथ जब रिएक्शन होगी तो ये हमारे पास बनेगा सोडा अमाइड। सोडा अमाइड। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है एल्कली मेटल्स की विद वाटर या फिर किसी और प्रोटॉन डोनर के साथ। तो ये रिएक्शन हमने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट अभी हम देखते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन, कि एल्कली मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। तो एल्कली मेटल जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती है तो वहाँ पे बनता है मेटल हाइड्राइड। अब मेटल हाइड्राइड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें ये एल्कली मेटल का ये कैटायन होता है और हाइड्राइड आयन H ये नेगेटिव होता है। तो ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, M पॉजिटिव एल्कली मेटल का कैटायन और ये हाइड्राइड आयन H नेगेटिव। तो जब भी मेटल एटम, एल्कली मेटल एटम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये मेटल हाइड्राइड बनते हैं। और ये जो एल्कली मेटल के मेटल हाइड्राइड होते हैं, मतलब ऑल द एल्कली मेटल्स मेटल हाइड्राइड आर आयनिक इन नेचर, कि सभी एल्कली मेटल के जो मेटल हाइड्राइड होते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है। इसके बाद क्या है कि जो मेटल हाइड्राइड होते हैं, एल्कली मेटल्स के मेटल हाइड्राइड वाटर के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। कि ये मेटल हाइड्राइड है एल्कली मेटल का, वाटर के साथ इसने रिएक्शन की है तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बना है और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। तो ये है हाइड्राइड के बारे में, मतलब केमिकल रिएक्शन कैसे होती है हाइड्राइड्स की। इसके बाद अभी हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है इन हाइड्राइड्स को जब हम हीट करते हैं तो मैक्सिमम किस टेम्परेचर तक ये हाइड्राइड स्टेबल रहते हैं। तो थर्मल स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल हाइड्राइड डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द मेटल एटम। जब डाउन द ग्रुप, यहाँ पे एक वर्ड और लिखना है हमें, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल हाइड्राइड डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ मेटल आयन। कि जब हम जाएंगे लिथियम से सीजियम की तरफ तो ये जो मेटल हाइड्राइड है इनकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब ये थर्मल स्टेबिलिटी क्यों डिक्रीज हो रही है, ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ मेटल आयन। कि ये हाइड्रोजन का साइज तो हमारा यहाँ पे फिक्स है, इधर ये जो मेटल जो जुड़ी हुई है इसके साथ, इसका साइज नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो इस मेटल आयन का साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा। यहाँ पे साइज छोटा है और ये हाइड्रोजन का साइज भी छोटा है तो दोनों में अच्छा बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब मेटल का साइज काफ़ी बड़ा हो जाएगा, हाइड्रोजन तो यहाँ फिक्स है तो इसका साइज तो वही है जो यहाँ पे है, तो इसलिए ये बॉन्ड वीक हो जाता है। जब दोनों एटम के बीच में साइज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो तो उनका बॉन्ड वीक होता है। तो इसीलिए जब हम लिथियम हाइड्राइड से सीजियम हाइड्राइड तक जाते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि सीजियम का साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है और ये बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक। अब वीक क्यों होता है, जब इस एटम का साइज बड़ा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी बड़ी हो जाएगी और बड़े बॉन्ड को जिसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है उन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ काफ़ी कम होती है। इसीलिए ये सीजियम हाइड्राइड काफ़ी कम स्टेबल होता है थर्मली।
तो ये हमने थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बात कर ली। इसके बाद अभी हम देखते हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ एल्कली मेटल हाइड्राइड, कि जो एल्कली मेटल हाइड्राइड का बेसिक कैरेक्टर है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाता है, कि जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो एल्कली मेटल्स का बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर डिपेंड कर रहा है कि कितना जल्दी हमें हाइड्राइड आयन मिलेगा, उतना ही ज़्यादा हमारा बेसिक कैरेक्टर होगा। तो हमें पता है कि सीजियम हाइड्राइड जो होता है ये बहुत जल्दी टूटता है, इसके सीजियम और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो काफ़ी वीक है, तो ये बहुत जल्दी टूटेगा। और ये जल्दी टूटेगा तो H नेगेटिव जल्दी मिलेगा, H नेगेटिव जल्दी मिलेगा तो उतना ही बेसिक कैरेक्टर होगा। तो इसीलिए डाउन द ग्रुप हमारा बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। अब क्यों बढ़ता है, वही इंक्रीज इन द साइज ऑफ द मेटल आयन, मेटल आयन का साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा तो ये जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो ये H नेगेटिव जल्दी मिलेगा, इसीलिए बेसिक कैरेक्टर हमारा बढ़ेगा। तो ये ट्रेंड होता है बेसिक कैरेक्टर एल्कली मेटल के हाइड्राइड का। इसके बाद अभी हम देखते हैं रिएक्शन विद हेलोजेंस, कि जब एल्कली मेटल हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करती हैं तो वहाँ पे आयनिक मेटल हाइलाइड बनते हैं। मेटल की और हेलोजन की जब रिएक्शन होगी तो ये मेटल हेलाइड बनते हैं। मेटल हेलाइड में ये मेटल कैटायन की फॉर्म में होती है और हेलाइड एनायन की फॉर्म में होते हैं, तो ये मेटल हेलाइड बनती है यहाँ पे। तो एल्कली मेटल जब भी रिएक्शन करेगी हेलोजन के साथ तो क्या बनेगा, मेटल हेलाइड बनेगा। और इनका नेचर कैसा होता है, आयनिक नेचर के होते हैं ये। इसके बाद अभी हम आगे देखते हैं कि जो आयनिक कैरेक्टर होता है मेटल हेलाइड का वो इंक्रीज हो जाता है डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे। जब लिथियम से सीजियम की तरफ जा रहे हैं, यहाँ लिथियम के हेलाइड सॉरी लिथियम हेलाइड से जब सीजियम हेलाइड तक जब हम जा रहे हैं तो हेलाइड्स का आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। अब आयनिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज हो रहा है, हमने फजान्स रूल पढ़े थे लास्ट सेमेस्टर में। फजान्स रूल ये कहता है कि जब हमारे कैटायन का साइज बढ़ जाता है, कैटायन का साइज इंक्रीज हो जाता है तो उसकी पोलराइजिंग पावर कम हो जाती है, और जितनी कम पोलराइजिंग पावर होगी उतना ही हमारा आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर कम होगा। तो जितनी मतलब कम पोलराइजिंग पावर होगी उतना ही आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो यहाँ लिथियम हमें कैटायन देखना है, यहाँ पे एनायन तो ये सब में सेम होगा हेलोजन, यहाँ सिर्फ कैटायन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ये लिथियम कैटायन है और यहाँ पे ये सीजियम, रुबिडियम, पोटासियम और ये सोडियम। तो हम देख रहे हैं कैटायन का साइज इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैटायन का साइज बढ़ रहा है तो पोलराइजिंग पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और फजान्स रूल के अकॉर्डिंग जब पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होती है तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो ये है आयनिक या फिर कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे पता करते हैं एल्कली मेटल हाइड्राइड का, वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे अब हमें पता है लिथियम का जो साइज है, लिथियम का ये जो कैटायन है ये सबसे टॉप में होगा तो इसका साइज सबसे छोटा होगा। अब इसका साइज सबसे छोटा है तो इसकी पोलराइजिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है तो कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, और पोलराइजिंग पावर कम होती है तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो लिथियम की जो हेलाइड होते हैं उनके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू आयनिक कैरेक्टर। तो ये आपको पता चल गया है यहाँ पे। इसके बाद अभी हम देखते हैं रिएक्शन विद मरकरी, कि एल्कली मेटल जब मरकरी के साथ रिएक्शन करती है तो क्या होता है। तो जब भी एल्कली मेटल मरकरी के साथ रिएक्शन करेगी तो वहाँ पे बनेगा अमलगम। अमलगम क्या होता है, एक एलॉय होती है कि एल्कली मेटल, अब मरकरी क्या है, मरकरी भी एक मेटल है। एल्कली मेटल्स तो सभी मेटल्स हैं, तो एल्कली मेटल जब मरकरी के अंदर मिक्स होगी, मरकरी कैसे स्टेट में होती है, लिक्विड स्टेट में, तो एल्कली मेटल को जब मरकरी में मिक्स कर देंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा दोनों का उसको बोलेंगे हम अमलगम। किसी भी मेटल का सॉल्यूशन मरकरी के अंदर जब होता है तो उसको अमलगम बोलते हैं। तो एल्कली मेटल मरकरी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, अमलगम बनाती है। अमलगम एक एलॉय होती है। एलॉय क्या होती है, मिक्सचर ऑफ द मेटल, जो हम उसी को ही तो एलॉय बोलते हैं। तो यहाँ पे ये मेटल जब मरकरी के साथ मिक्स होगी तो ये अमलगम बनेगा। यहाँ सोडियम मेटल है तो ये सपोज सोडियम मेटल है तो ये सोडियम अमलगम बनेगा। पोटासियम है तो पोटासियम अमलगम बनेगा।
तो ये हमने रिएक्शन देख ली मरकरी के साथ क्या होती है। इसके बाद अभी हम देखते हैं रिएक्शन विद अमोनिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके 3-4 पॉइंट है, ये सभी आपको याद रखने हैं। तो 1 बाय 1 अभी हम देखते हैं कि जब भी एल्कली मेटल की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाई जाती है, लिक्विड अमोनिया, यहाँ किसकी बात हो रही है, लिक्विड अमोनिया के साथ, कि एल्कली मेटल की जब लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एल्कली मेटल उस लिक्विड अमोनिया के अंदर डिजोल्व हो जाएगी। जैसे ही अमोनिया के लिक्विड अमोनिया में एल्कली मेटल डालेंगे तो हमारी एल्कली मेटल उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी। और क्या होगा, जो सॉल्यूशन बनेगा, एल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डाल दिया, डिजोल्व हो गई है वो, अब एक सॉल्यूशन बन गया है। और वो जो सॉल्यूशन बना है उसका कैसा कलर होता है, डीप ब्लू कलर होता है उस सॉल्यूशन का। और ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। ये जो सॉल्यूशन होता है वो कंडक्टिंग नेचर का होता है। इसमें से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराना चाहें तो वो पास हो जाएगी। तो ये सॉल्यूशन कंडक्टिंग नेचर का होता है। तो एक तो पॉइंट ये याद रखना है आपको कि एल्कली मेटल को जब हम अमोनिया में डालते हैं तो एक सॉल्यूशन बन जाता है और वो सॉल्यूशन डीप ब्लू कलर का होता है और उस सॉल्यूशन का नेचर कंडक्टिंग नेचर होता है। तो अब होता कैसे एक्चुअल में, ये जो हमारी मेटल होती है ये अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रही है। समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये अमोनिया की क्वांटिटी बताई है, x+y इतने मोल के साथ रिएक्शन कर रही है। तो मेटल के अंदर 2 पार्ट होते हैं। जो एल्कली मेटल आपको पता है उसके अंदर क्या पार्ट होते हैं, मेटल के अंदर एक कैटायन का पार्ट होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हमने मेटेलिक बॉन्डिंग में देखा है, तो ये मेटल के ऊपर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये नेगेटिव। तो मेटल के अंदर 2 पार्ट है, एक तो उसका कर्नेल वाला पार्ट है एम पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन है, ये कर्नेल है ये, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जब मेटल को लिक्विड अमोनिया में डाला जाता है तो ये जो मेटल कैटायन होता है इसको अमोनिया के मॉलिक्यूल चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं। और जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मेटल के साथ में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये, इसको भी अमोनिया के मॉलिक्यूल चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे। अब अमोनिया के ऊपर तो कोई चार्ज है नहीं, तो यहाँ पे मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे भी ओवरऑल पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो अमोनिया यहाँ पे जब इसको सराउंड करेंगे तो इस पे ओवरऑल नेगेटिव। तो अभी हम आगे देखते हैं। इसके बाद ये हमारे पास बन गया, इसको बोलते हैं अमोनिएटेड मेटल आयन। इसको क्या बोलेंगे, अमोनिएटेड मेटल आयन। यहाँ पे स्पेस नहीं है अभी लिखने का, ये अमोनिएटेड मेटल आयन। और ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को अमोनिया ने चारों तरफ से घेरा हुआ है तो इसको बोलेंगे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो 2 चीज बन जाती है, एक अमोनिएटेड मेटल आयन बनता है, एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जब एल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डाला जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो ब्लू कलर होता है, द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन, ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं विजिबल रीजन में, कि ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उस विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करने की वजह से इनके अंदर ब्लू कलर आ जाता है, कि जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है वो विजिबल रीजन से रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसकी वजह से इनके अंदर ब्लू कलर आ जाता है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। तो 2 पॉइंट यहाँ पे मैंने बता दिए। थर्ड पॉइंट क्या है, ये जो सॉल्यूशन होता है हमारा पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। अब ये जो सॉल्यूशन हमने बताया ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये जो सॉल्यूशन होता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। एंड ऑन स्टैंडिंग, अगर इस सॉल्यूशन को हम थोड़ी देर के लिए रख दें तो इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें से क्या होगी, स्लोली लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और हमारे पास अमाइड बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ द अमाइड। ये हमारी मेटल है, अमोनिएटेड मेटल है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन है। और ये अमोनिया के साथ जब रिएक्शन कर रहे हैं, ये अमोनिएटेड मेटल है, इलेक्ट्रॉन है या लिक्विड अमोनिया है, तो इस सॉल्यूशन को जब थोड़ी देर छोड़ेंगे तो ये मेटल अमोनिया के साथ रिएक्शन करके ये मेटल अमाइड बना देगी। ठीक है, और साथ में ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो एक पॉइंट ये है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है आपको,
कि इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की एक्चुअल में जब ये सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है तो इसका कलर होता है ब्लू कलर। ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है इसका ब्लू कलर होता है, लेकिन जब इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड बना देते हैं तो ये ब्लू कलर से ब्रोंज कलर में कन्वर्ट हो जाता है, कि ये जो ब्लू कलर होता है ये ब्रोंज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले ये आपको पता है पैरामैग्नेटिक था जब डाइल्यूट था, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर ये कैसा बन जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो ये आपको याद रखना है।